नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। आज का ब्लाइंड मर्डर ऐसा मर्डर था जिसमें लाश और अपराधी दोनों का पता घटना के 2 साल बाद लगा। ब्लाइंड मर्डर्स के बारे में बहुत से लोग तमाम आप कमेंट्स में देखते होंगे, सब ब्लाइंड क्यों कहते हैं, ब्लाइंड मर्डर का क्या मतलब है। ब्लाइंड इसलिए कहते हैं कि जिसमें अपराध करने वाले के बारे में किसी को आइडिया नहीं होता, प्राइमा फेसी। न परिवार को होता है, न मरने वाले के जानने वालों को होता है, न पुलिस को होता है। और 99% केसेस में या घटनाओं में ये अपराध अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर की शक्ल में दर्ज कराया जाता है, इसलिए इसे ब्लाइंड मर्डर कहते हैं। आज का वाकया फिरोजाबाद जिले का है, उत्तर प्रदेश के। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज थाना के किठौत गांव की रहने वाली एक 20 साल की लड़की खुशबू घर से किसी काम के लिए निकली। 2 दिन और तीसरे दिन भी जब घर वाले ढूंढते ढूंढते थक गए और उनको कुछ पता नहीं लगा कि ये गई कहां, तो उन्होंने सिरसागंज थाने में एक एफआईआर कराई। ढूंढने की प्रोसेस में उनको गांव वालों ने और उनके जानने वालों ने यह बताया कि इसका गांव के ही एक लड़के गौरव, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष थी, उसके साथ इसका आना जाना देखा गया था। और घटना के दिन भी वो गौरव के घर की तरफ अंतिम बार जाते हुए दिखाई दी थी। इस शक के बिना पर उन्होंने ये लिखा है कि मुझे शंका है कि गौरव हमारी लड़की को लेकर अपहरण करके भाग गया है और उसका पता नहीं लग रहा है और हमें आशंका है कि उसकी अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मुकदमा लिखा। पुलिस गौरव के घर पर पहुंची तो पता लगा गौरव और उसका पूरा परिवार ताला लगाकर घर से भाग गया है। गौरव के पिता मुन्नालाल, भाई अक्षय और दूसरा भाई अर्जेश और मां ज्ञान देवी, ये उसका परिवार था। घर में ताला बंद हो गया और जब पुलिस ने घर का ताला तोड़कर उसकी तलाशी ली तो ऐसा लगा कि जरूरी सामान लेकर ये सभी फरार हो गए हैं। अच्छा, ये कोई असामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात है। सामान्य बात इसलिए है कि आजकल, अभी जब मैं सेवा के अंतिम दिनों में था 2021 में, तो लड़का लड़की के भागने की जो घटनाएं थी वो बहुत बड़ी संख्या उनकी हो गई थी, अब और भी बढ़ गई है। ये कृपा की है सोशल मीडिया और मोबाइल फोन ने। और जब भी लड़की घर से जाती है, जाता तो लड़का भी है, लेकिन लड़की के घर वाले ज्यादा परेशान होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि लड़की के संबंध में अपहरण की, क्योंकि अगर लड़का लड़की बालिग हैं तो कोई अपराध नहीं बनता। पुलिस मना कर देती है कि साहब हम एफआईआर किस धारा में लिखें, बालिग हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के साथ कहीं भी जा सकते हैं। तो पुलिस लड़के वाले पर दबाव बनाए या पुलिस दबाव में आके लड़की को ढूंढे, इसलिए उस एफआईआर को लिखाने के लिए 2-4 चीजें चिपका देते हैं। 90% केसेस में, जैसे कि फला लड़का मेरी लड़की को अपहरित करके ले गया, लड़की घर से करीब 5 लाख का सामान और कैश भी ले गई, इसी कैश के लालच में वो भगा कर ले गए।
तो 363-66 आईपीसी का अपराध बनाया उन्होंने ताकि मुकदमा लिख लिया जाए। फिर उसमें वो कोशिश ये करते हैं कि लड़की की उम्र 18 से कम लिखाई जाए ताकि एफआईआर पुलिस दर्ज करने में हीला हवाली न करे। और जब पता होता है लड़के के घर वालों को कि मेरा लड़का या मेरा रिश्तेदार किसी लड़की को भगा के ले आया है और पुलिस पीछे पीछे आ ही रही होगी, पुलिस अगर जेल नहीं भेजेगी तब भी थाने पर बुलाकर प्रताड़ित करेगी कि लड़के से कहो कि लड़की को लेकर हाजिर हों। इस डर से जो नज़दीक के परिजन हैं या परिवार वाले हैं वो ताला बंद करके भाग जाते हैं। 4-6-10 दिन बाद 4-6-10 दिन 15 दिन वेट करने के बाद वकील लोग फिर राय देते हैं कि देखिए पुलिस काम कर नहीं रही है, पुलिस बरामद कर नहीं रही है, पुलिस कह रही है कि बालिग हैं, ये भाग सकते हैं, ये जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में जाकर वो हेबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वो दायर करते हैं, फाइल करते हैं हेबियस कार्पस कि साहब पुलिस को पता है कि मेरी लड़की कहां है, लेकिन फिर भी पुलिस उसको बरामद नहीं कर रही है, या फिर ये कहते हैं कि फलां लड़के ने उसको बंधक बना के रखा है, पुलिस से कहिए कि साहब उसे बरामद करके प्रस्तुत करें। सामान्य रूप से अदालत इस संबंध में आदेश पारित कर देती है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का एक आदेश कि साहब फलां तारीख तक पुलिस इस लड़की को कोर्ट के सामने हाजिर करे। फिर पुलिस पर दबाव बनता है, पुलिस लिखती रहती है जवाब, अदालतों के जो टिप्पणियों के लिए जो कागज आते हैं उसमें लिखती रहती है कि साहब लड़के की उम्र 25 साल और लड़की की उम्र 21 साल, दोनों बालिग हैं, कहीं चले गए हैं। जो घर वालों ने बात लिखाई है वो सत्य से परे है, लेकिन फिर भी परसू करने वाला परसू करता है और अदालतों से आदेश करा लेता है। इसीलिए लोग घर से भाग जाते हैं। तो पुलिस के लिए भी ये कोई पहली दफ़ा नहीं था, या पुलिस के लिए भी ये कोई असामान्य बात नहीं थी कि ये लोग घर से भाग गए। लेकिन पुलिस एक चीज़ में कन्फर्म हो जाती है कि इसका मतलब जो ये गौरव को इसने लिखाया है तो गौरव ही लड़की को लेकर भागा है, वरना घर वाले क्यों भागते। पुलिस ने अपनी तरफ से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और ये और वो, लड़की की फ़ोटो के साथ ये गुमशुदा है, ये लापता हो गई है, या ये गायब है, ये पहुंच नहीं रही है, इस संबंध में पुलिस ने फला थाने पर ये अपराध पंजीकृत कर रखा है। जिस किसी को दिखाई पड़े वो इसको फला फला नंबरों पर सूचित करे। पुलिस ने भी अपना पूरा गुणागणित बना के कागज पत्र पूरा कर लिया कि कल को अगर कोई अन्यथा बात होती है तो पुलिस इसका जवाब दे सके। लेकिन सामान्य रूप से जब भी बालिग लोग घरों से भागते हैं तो पुलिस बहुत ज़्यादा इसमें हाथ पैर नहीं मारती, क्योंकि लड़के वाले भी इस बीच में हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि साहब हम बालिग थे, हमने फला फला जगह शादी कर ली, हमारे विरुद्ध लड़की वालों ने साजिशन एक मुकदमा दर्ज करा दिया फला थाने में, पुलिस हमें परेशान कर रही है। और फिर वो लड़का लड़की भाग के वकीलों की मदद से हाई कोर्ट के सामने स्वयं प्रस्तुत हो जाते हैं कि साहब हम खुद आए हैं और हमारे खिलाफ जो अपहरण का मुकदमा है वो गलत दर्ज किया गया है। पुलिस हमारे घर में हमारे रिश्तेदारों को फला फला को पकड़ कर ले गई और उनको परेशान कर रही है। तो ये लिटिगेशन बहुत खराब होता है पुलिस के लिए भी और दोनों पक्षों के लिए भी। तो इसलिए तटस्थ होकर पुलिस इसमें बहुत ज़्यादा ही काम धाम के चक्कर में पड़ती नहीं कि दौड़ें धूपें। वो जानते हैं कि इधर से कार्रवाई करेंगे तो अदालतों का हस्तक्षेप होगा, उधर से करेंगे तो अदालतों का हस्तक्षेप होगा। ये बहुत ही सामान्य सी बात है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी। बहरहाल पुलिस ने अपना काम यूं किया कि गौरव को
फरार घोषित करा दिया। साहब ये घर से भाग गया है और यही लड़की को लेके गया है। दूर दराज के जो रिश्तेदार थे उनको पुलिस पकड़, जब लड़की वालों ने यानी खुशबू के घर वालों ने बहुत दबाव बनाया कि साहब साल भर हो गए, 1.5 साल होने वाले हैं, अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो फूफा को ले आए, मौसी को ले आए, चचेरे भाई की ससुराल में चले गए, क्योंकि जिसकी लड़की गायब है वो हर तरफ वो चाहता है कि हर एक को तंग किया जाए, ले यही गया है तो इसके परिवार वालों को तंग किया जाए। तो जितनी रिश्तेदारियां हैं सबसे लोग उठा उठा कर थाने पर लाए जाते हैं। तुम बताओ भाई, तुम बात करो गौरव से, गौरव का फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास, तुमसे बात हुई है, सीडीआर में मैंने देखा है, बात करो उससे, कह दो कि लड़की को ले आए, नहीं हम तुमको भी जेल भेज देंगे। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो पुलिस लड़की को बरामद करने के लिए, खासकर अगर उसकी उम्र नाबालिग यानी 18 से कम लिखाई गई है, तब पुलिस ज़्यादा दबाव बनाती है। 3-3 दिन 4-4 दिन इल्लीगल तरीके से थानों पर रोकती है ताकि उन पर दबाव बने। लोग खाना देने के लिए आते हैं, परिजन मना कर देती कि नहीं आप नहीं मिल सकते उनसे, हवालात में मिलने तक नहीं देती, ताकि वो दबाव महसूस करें और लड़के या लड़की को प्रेशराइज करें, वो दोनों किसी अदालत में हाजिर हो जाएं, हमारा पिंड छूट जाए। बहरहाल गौरव को ढूंढने के लिए पुलिस जो भी कर सकती थी उसने कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। गौरव इस बीच परिवार के साथ भागा, आगरा के किसी पिछड़े इलाके में या जो कम बसे हुए इलाके में कहीं पर किराए के 2 कमरे लिए, चुपचाप वहीं रहने लगे। गौरव बाहर निकलता नहीं था। गौरव का पिता मुन्ना लाल रोजी रोटी के लिए अपना कहीं, और सबसे बड़ी बात ये, सारे लोगों के पास मोबाइल था लेकिन सबके मोबाइल बंद आए। करीब 1.5 साल तक किसी का मोबाइल नहीं चला। इन सब ने नया मोबाइल नंबर नए सेट के साथ सब ने अपने अपने ले लिए और बहुत ही सीमित बात करते थे, बहुत ही सीमित बात करते थे ताकि पुलिस हमको ट्रैक न कर सके। इसी बीच में गौरव जहां भी भाग के गया था वहां अड़ोस पड़ोस की किसी लड़की पर दिल आ गया और उसने वहीं स्थानीय किसी मंदिर में जाके उससे शादी कर ली। अब लड़की आई है तो वो घूमने फिरने की बात भी उसके दिमाग में आएगी। वो लोग अपना शादी के बाद कहीं ताजमहल भी गए और इधर उधर भी गए। फिरोजाबाद और आगरा आसपास लगा हुआ है। इसके गांव किठौत के किसी आदमी ने गौरव को घूमते हुए देख लिया। वहीं से पुलिस को खबर की गई कि ये फला जगह घूम रहे हैं, आगरा के किले में या बुलंद दरवाजे में या ताजमहल में, जहां भी देखा था। एक पुलिस पार्टी थाना सिरसागंज की गई। गौरव पकड़कर थाने पर आ गए। जो लड़की साथ में थी, पुलिस को यह लगा कि शायद यही खुशबू है। खुशबू के घर वालों को बुलाया गया। उन्होंने कहा नहीं, ये खुशबू नहीं है। लड़की से पूछा गया, उसने कहा साहब हमने शादी की है। तो फिर खुशबू कहां गई? 2 साल से पुलिस यही मान रही थी कि ये जहां भी भगा के ले गया होगा, इन लोगों ने शादी कर ली होगी। लड़की को महिला थाने रोका गया। वहां पूछताछ हुई कि खुशबू को देखा? उसने कहा मैं जानती ही नहीं खुशबू नाम की किसी लड़की को, मैंने कभी इनके साथ नहीं देखा, मेरा भी प्रेम प्रसंग 6 महीने से है। इसके बारे में यही यानी गौरव ही बता सकते हैं। फिर गौरव से वही पूछताछ थोड़ी देर तक, तो भाई साहब श्रीमान जी बता दीजिए कहाँ हैं। लेकिन फिर पुलिस को औकात पर आने में टाइम नहीं लगता जब उसे संदेह हो जाता है कि जो कुछ है इसी के पास है। श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। श्रेणीबद्ध पूछताछ में मेहनत पड़ी थोड़ी सी, क्योंकि अपराध करने वाला आदमी इन चीज़ों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है कि पुलिस कैसे पूछताछ करेगी, हम किस तरह से डाइवर्ट करेंगे, पुलिस को कितने दिन हम दौड़ा के इधर उधर भगा सकते हैं। यही काम गौरव ने भी किया। 2-3 दिन तक पुलिस को टहलाया,
कि मैंने फलां रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। फिर बताया कि आगरा के रेड लाइट एरिया में मुझे एक आदमी मिला था, मैंने उसको भेज दिया था बिना उसकी जानकारी के। रेड लाइट एरिया ढूंढना पड़ेगा, पुलिस टीम वहाँ भी गई। जिस हुलिया नक्शे का आदमी बताया गया तो वो आदमी नहीं निकला। फिर बताया कि साहब मैंने फलां ट्रेन पर उसको इतने बजे बिठा दिया था। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, कुछ नहीं मिला, गया ही नहीं था स्टेशन। और जब खिसियाहट में पुलिस श्रेणीबद्ध करती है तो आप सिर्फ अनुमान लगाइए क्या करती होगी। वही किया और आधे घंटे में श्रीमान जी यानी गौरव जी तोते की तरह बोलने लगे, पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, हमारे और खुशबू के बीच चूंकि अगल बगल गांव के थे तो आते जाते देखा देखी हो गई और मैं उसके चक्कर में पड़ गया। फिर फोन नंबर मिल गया, फिर आने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम दोनों मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया के सहारे, वीडियो कॉलिंग के सहारे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर लेते थे। ये सिलसिला, क्योंकि जब वो भागी थी और उसकी गुमशुदगी और उसके बाद एफआईआर लिखाई गई थी तो उसकी उम्र घर वालों ने 20 वर्ष लिखाई थी और ये सिलसिला करीब 2 साल से चल रहा था, ऐसा गौरव ने बताया। फिर बताया कि वो बार बार शादी की जिद करने लगी। हम तमाम काम से मेलों में, ठेलों में, नुमाइश में जाते थे, मिलते थे, वहीं से कहीं चले जाते थे, फिर घर लौट आते थे, लेकिन सब कुछ चोरी छिपके करते थे। ज्यादा मिलने मिलाने की जरूरत नहीं होती थी, हम लोगों के दोनों के पास फोन थे। जब वो जिद करने लगी तो ये अपनी बला को टालना शुरू कर दिया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर खुशबू को ये लगने लगा कि अब ये शायद शादी नहीं करेगा। एक दिन घर से एक बैग में अपना कपड़ा, जरूरी सामान भर के वो सीधे गौरव के घर पर आ गई। वो तारीख थी 20 नवंबर 2020। घर पे गौरव के भाई, 2 मां और पिता थे। सभी देखकर चौंक गए। पूछा कौन हो, तो उसने कहा कि साहब अब हमारी शादी कर दीजिए। इनको भी ताज्जुब हुआ। गौरव बुलाया गया। गौरव के सामने ही उसने सब बताई, पूरी कहानी कि इन्होंने किस तरह से, अब क्या रह गया, अगर अब भी शादी नहीं करेंगे मैं सुसाइड कर लूंगी। फिर घर वालों ने कहा ठीक है तुम आके बैठो, हम भी जरा घर परिवार के और लोगों से मिल के बात कर लेते हैं, तब तक तुम रहो, 2-4-6 दिन में हमको इंतजाम करके तुम्हारी शादी कर देंगे। फिर गौरव को लेके उनका पूरा परिवार माँ को छोड़ के कहीं बाहर ले गया। उसको भी बहुत प्रताड़ित किया कि अगर ये बात थी तो तुम्हें पहले बताना था, अब कितनी बदनामी होगी और समाज के वही 4 लोग क्या नहीं कहेंगे कि लड़की खुद ही आके घर में बैठ गई, ऐसा क्यों किया। भांति भांति की बातें अपने आप निकलने लगेंगी, कुछ सच्ची कुछ झूठी। फिर परिवार ने यह तय किया कि इस बदनामी से बढ़िया है कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये पूरे परिवार ने तय किया। रात में खाने में नशीली दवा मिलाकर उसे खिलाया गया। जब वो सो गई तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। घर के भीतर ही फर्श को तोड़कर, फर्श में एक गहरा गड्ढा खोदकर, कम से कम 8 फीट का गड्ढा खोदा गया। सब लोगों ने, उसके दोनों छोटे भाई अक्षय और राजेश, गौरव, उसके पिता मुन्नालाल और मां
ज्ञान देवी, सब ने मिलकर गड्ढे की खुदाई की। 6-7 फीट गड्ढा खोदने में 1-8 ट्रक मिट्टी तो निकल ही आएगी। कमरा भी बहुत बड़ा नहीं था। बहरहाल उसको खोद के मिट्टी को चारों तरफ एडजस्ट करके उसे पॉलीथीन में लपेट कर नीचे गाड़ दिया। सारी मिट्टी उसको उसके ऊपर ढक दी। आप जानते हैं कि मिट्टी खोद के फिर जब ढकी जाती है तो वो कुछ, और शब भी उसी में है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाती है मिट्टी, और दबाने से जल्दी दबती नहीं जब तक कि वो पानी में खूब अच्छी तरह से उसे पानी देकर उसे सेटल न किया जाए। 2 दिन तक बाल्टियों से पानी डाल डालकर उसको सेटल किया। सेटल करने के बाद तीसरे दिन उसमें जैसी फर्श बनी हुई थी वैसी ही फर्श बना दी। गौरव को यह अंदाजा था कि इसके घर वाले जैसे ही ढूंढना शुरू करेंगे उनको ये पता लगेगा कि मेरे और इसके संबंध हैं। पुलिस आएगी और फिर बहुत ड्रामा होगा। लिहाजा जरूरी सामान लेकर ये तीसरे दिन शाम को वहां से निकल लिए। घर में ताला बंद कर दिया, जेवर पैसे जो कुछ थे वो ले लिए, अपने अपने कपड़े ले लिए। तीनों भाइयों ने और माँ बाप ने वहां से ये सीधे निकलकर आगरा गए। कुछ दिन आगरा में किसी मंदिर के धर्मशाले या आउट हाउस में रुके और फिर वहीं से एक किराए का मकान ले लिया। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम तमाम चलते रहते हैं। कहीं पर दोनों भाई और पिता कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे, लेकिन आदत से मजबूर गौरव को फिर किसी लड़की पर उसका दिल आ गया। वो भी शायद गले पड़ी होगी तो शादी कर ली, क्योंकि एक को निपटा के आए थे, दूसरा रिस्क लेने की हिम्मत शायद न पड़ी हो। शादी लड़की आ गई तो घर में तो भीतर कमरे में रहेगी नहीं। उसने घूमने टहलने की इच्छा व्यक्त की और आगरा में टूरिस्ट प्लेसेस की कमी नहीं है। कहीं पर गांव के किठौत गांव के किसी ने देख लिया, पुलिस को खबर कर दी, थाने पर आ गए। पुलिस के लिए आश्चर्य की बात थी, एसपी ग्रामीण, ये बात है 8 अक्टूबर 2022 की, जब ये पकड़ कर आ गया। एसपी ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह ने एक टीम बनाई और इसकी बात की सत्यता जांचने के लिए और खुशबू की जिंदा या मुर्दा बरामदगी के लिए इसके घर पर टीम भेजी गई। फर्श को तोड़ा गया, गड्ढे को खोदा गया, पॉलीथीन में लिपटा हुआ उसका कंकाल निकल आया। वीडियोग्राफी की गई। उसके बाद उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 साल तक खुशबू को अपने ही घर में, जहां वो शादी करने के लिए भाग कर आई थी, 7 फीट गहरे गड्ढे में रहना पड़ा। और दफन, आप 2 साल में आप समझ सकते हैं कि शरीर में कुछ नहीं बचा होगा। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उससे भी ये स्पष्ट हुआ कि इसकी हत्या की गई है। आज की घटना, इन सबको जेल भेज दिया गया। गौरव, उसके दोनों भाई, मां और बाप, क्योंकि गड्ढा खोदने और उसको दफन करने में सभी लोग साथ साथ थे। एविडेंस बहुत ज्यादा मिलने की गुंजाइश कम थी। वही जिन लोगों ने उसके घर तक जाते हुए देखा था, वही 2-4 एविडेंस कुछ पुलिस के क्रिएट किए हुए, उसी पर इस हत्या पर इन लोगों को मुलजिम बनाया गया और जेल भेज दिया गया। आज की घटना, तथाकथित प्यार में एक और लड़की की जान चली गई। 20 साल की, बहुत जीना था उसका, लेकिन प्यार था। और उसने इस प्यार में कभी ये नहीं समझा होगा या सोचा होगा कि यहां तक ये प्यार इस अंजाम तक पहुंचेगा। सोशल मीडिया पर और मोबाइल फोन पर ये जितने प्यार हो रहे हैं, तमाम घटनाएं मैंने आपको बताई हैं,
जितने प्यार हो रहे हैं, दरअसल ये प्यार है ही नहीं, ये कतई मोहब्बत नहीं है। और किसी भी शब्दकोश में प्यार के, मोहब्बत के, आपसी रिश्ते के, प्रेम के जितने भी शब्दार्थ दिए गए हों, उस सारे शब्दार्थ में से ये सोशल मीडिया में का जो ये संबंध है, इसको प्यार से संबंधित जो भी एंट्रीज हैं उसको वहां से डिलीट कर देना चाहिए। ये किसी कीमत पे प्यार नहीं हो सकता। इसको आपसी संबंध, दोस्ती तक ही सीमित, इस संबंध को दोस्ती तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि दोस्ती में चालाकी, धोखा, साजिश ये बहुत सामान्य बात है। क्योंकि प्यार एक रिश्ता होता है, एक एहसास होता है, एक भरोसा होता है, जो इस सोशल मीडिया पे हुए दो लोगों के बीच के संपर्क में संभव ही नहीं है। इसलिए इसको जो डिक्शनरी के मायने जहां कहीं प्यार के लिखे हों, मोहब्बत के लिखे हों, उसमें से ये वाले संबंध हटा देने चाहिए। और ये प्यार कैसे प्यार हो सकता है जब प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे में से किसी की हत्या कर दे? तो कैसे आप इसको प्यार कह सकते हैं? पहले भी समाज में ऐसा होता था, इतिहास में भी ऐसा हुआ है, हर पीरियड में ऐसा हुआ है। लेकिन प्रेमी ने प्रेमिका की या प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या कर दी हो, ये तो ये सोशल मीडिया महोदय, इन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। ये सारी धोखेबाजी इसी सोशल मीडिया और मोबाइल की। कल किसी ने टिप्पणी भी की थी कि साहब आप बार बार मोबाइल और सोशल मीडिया को क्यों दोष देते हैं? जो लोग ऐसा कर रहे हैं दोष तो उनका है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। माध्यम तो सोशल मीडिया, चूंकि मैंने दोनों दौर देखे हैं। मैंने वो दौर देखा है जब घर में एक सरकारी लैंडलाइन फोन होता था और कभी वो बेडरूम में नहीं लगता था, बड़े लोगों के यहाँ लगता होगा, सरकारी फोन ड्राइंग रूम में रखा जाता था। घंटी बजती थी तो सभी में से जो भी मौजूद है वो भाग के उठाता था, जिसका फोन होता था उसको आवाज लगाता था। और उस जमाने में जितने साथ संगी साथी थे, स्कूल से आते थे, अपना बैग घर में पटकते थे और बाहर ग्राउंड में खेलने चले जाते थे। आज क्या होता है? आज सबके पास अपना अपना फोन है। जिसके पास फोन है, चाहे जितना छोटा बच्चा हो, वो मम्मी पापा के कमरे में फोन ऑपरेट नहीं करना चाहता, उसे अलग कमरा चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। अगर स्कूल में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है तो घर आते ही बस्ते को कोने में रखा, मोबाइल लिया और या तो छत पे भाग गया या किसी अकेले कमरे में भाग गया। और फिर मोबाइल पर लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रहा है, आपको पता नहीं, लेकिन दुनिया जानती है कि वो क्या कर रहे होंगे। तो देन तो उसी की। सोशल मीडिया का प्यार दरअसल, जितना मैं क्राइम के दृष्टिकोण से समझ पाया हूं, अपराध की दृष्टि से समझ पाया हूं, वो ये है कि इन दोनों में, दो जो लड़का लड़की हैं, कौन कितनी सफाई से झूठ बोल सकता है, इस पे वो प्यार कितना इंटेंस है वो डिपेंड करेगा। कौन कितनी सफाई से कितनी बातें छिपा लेता है एक दूसरे से, इस पे उस प्यार की इंटेंसिटी डिफाइन होगी या पता लगेगी। कौन कितनी सफाई से झूठा भरोसा कायम करा लेता है, ये उस प्यार की परिभाषा के सक्सेस रेट को डिफाइन करेगा। कल मैंने आपको बताया था अमेरिका बाई की हत्या के सिलसिले में। अब दोनों का जो फेसबुकिया प्यार हुआ, कल या परसों बताया था, दोनों ने बड़ी सफाई से ये बताया कि वो दोनों अविवाहित हैं। लड़की छत्तीसगढ़ की अमेरिका बाई और नंदू वो सतना का।
मूल रूप से बांदा का रहने वाला, सपना में रह रहा था। फेसबुक पे मुलाकात हुई, उसने बताया हम कुंवारे हैं, उसने कहा हम कुंवारे हैं। दोनों लोगों को पूरा यकीन हो गया कि हाँ ये भी कुंवारी है, वो भी कुंवारे हैं। पींगे मारने लगे। बहुत सफाई से इन लोगों ने किया, क्योंकि बातचीत करने में सोशल मीडिया में थोड़ी सी सतर्कता अब रखने लगे हैं नौजवान लोग, यंग जनरेशन। कभी पूछ लेते हैं कि पिताजी कहाँ काम करते हैं, कभी पूछ लेते हैं माताजी की फ़ोटो नहीं भेजी, कभी ये पूछ लेते हैं कि अपनी फैमिली या ग्रुप फोटोग्राफ क्यों नहीं भेजी। एक दूसरे के बारे में तमाम तरह से जानने की कोशिश करते हैं, और एक स्टेज ये आती है कि दोनों एक दूसरे से झूठ बता कर दोनों अपनी अपनी बात सच साबित कर देते हैं। यही अमेरिका बाई और नंदू के बीच हुआ। अमेरिका बाई की 2 शादियां हो चुकी थी और नंदू के बड़े बड़े बच्चे थे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों ने अपने आप को अविवाहित बताया और एक दूसरे को झूठ बताते रहे। ये झूठ सोशल मीडिया पर सच का मुलम्मा चढ़ा के ऐसे प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वो ईस्टमैन कलर में दिखता है। जो बात बताएगा उसको झूठ पे सच की पेंटिंग करके, इलेक्ट्रोलाइट पेंटिंग करके, सोने चांदी का बना के या ईस्टमैन कलर का बना के प्रस्तुत किया जाता है। तो वो ईस्टमैन कलर में कलरफुल लगता है बिल्कुल। इससे ऐसी साफ कैनवास की पेंटिंग दिखाई देती है कि सफ़ेद झूठ भी ईस्टमैन कलर में दिखाई देने लगता है, और बड़ा आकर्षक भी लगता है जब एक दूसरे के बारे में बता। तभी तो आकर्षण होता है दोनों के बीच में। और जब भी दोनों में से कोई एक सोशल मीडिया की इस जादुई दुनिया से जरा सा भी बाहर निकलकर झांकता है तो सच्चाई पता लग ही जाती है, और सच्चाई पता लगते ही दोनों में से किसी एक को बलि का बकरा बनना ही होता है। अच्छा, ये तो अब की बात हो गई जब मोबाइल और इंटरनेट आए। 1888 में एक किताब पब्लिश हुई बाबू देवकीनंदन खत्री की, चंद्रकांता संतति। हिंदी साहित्य के जानने वाले ये जानते होंगे कि हिंदी की वो पहली किताब थी जिसको पढ़ने के लिए लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी। जब इसका पहला एडिशन आया और उसके बाद दूसरा एडिशन आया तो लोग लाइन लगाकर इस किताब को खरीदते थे, क्योंकि ये तिलस्मी थी, जादूगरी से भरी हुई थी। उसका जो क्रक्स था वो ये था कि नौगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह और विजयगढ़ की जो रानी थी या जो राजकुमारी थी चंद्रकांता, ये दोनों में प्यार हो गया और ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों राज्यों में आपस में बहुत दुश्मनी थी। जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि कैसे कैसे इन लोगों ने कम्युनिकेट किया एक दूसरे से। और इसी उपन्यास में, चूंकि तिलस्मी, बाद में उन्होंने एक भूतनाथ भी किताब लिखी थी बाबू देवकीनंदन खत्री ने। 7 खंडों की किताब थी, 5 या 4 खंडों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके लड़के ने बाकी खंड पूरे किए, लेकिन वो बात नहीं आई। तो उसमें अय्यार यानी जादूगर का भी सहारा लिया गया, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए। बड़े फेमस कैरेक्टर हैं ये अय्यारों के, जादूगर कह लें, तिलस्मी कह लें, तांत्रिक कह लें, टोना टोटका वाला कह लें। एक था अय्यार तेज सिंह और एक महिला अय्यारा थी चपला। इन दोनों में भी आपस में मोहब्बत हो गई, ऐसा चंद्रकांता संतति में दिया हुआ है। उनकी प्रेम कहानी। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी चंद्रकांता शादी नहीं कर पाए, दूसरों से शादी हुई, जो जानते हैं। तो आज का सोशल मीडिया भी प्यार की चंद्रकांता संतति के तिलस्म का प्यार है।
जो उन्होंने जिस तरह का प्यार जिस तिलस्म को बताया था, वो 1888 के बाद वो भूत अलादीन के चिराग से निकला और सोशल मीडिया में समा गया। इसमें झूठ भी है, फरेब भी है, जादूगरी भी है, टोना टुटका है, सब कुछ है। एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर एक दूसरे के हो जाने की ख्वाहिश में अय्यार तेज सिंह और अय्यारा चपला की, जो दोनों उस उपन्यास के मुताबिक अय्यारों के सरताज थे, उनसे बड़ा अय्यार, उस अय्यार का मतलब जादूगर, उनसे बड़ा अय्यार कोई नहीं था उस समय उस राज्य में। फिर भी वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे। एग्जैक्टली वही आज भी हो रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पर हुए संबंधों को सच्चा प्यार समझने की भूल कभी मत करिए। पात्रों को समझिए, परखिए, सोचिए, पता करिए, तब आगे बढ़िए, वरना धोखा खाएंगे और पछताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।